ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेंड देख रहे थे, जिसमें हम लोग एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या देख लिए थे। उसके अलावा आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज आगे का काम जो है वो हम लोग का है विद्युत धनात्मकता यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या है। बहुत सारे बुक में जो है वो मेटालिक कैरेक्टर भी इसको कहा जाता है, यानी धात्विकता। तो धात्विकता यानी मेटालिक कैरेक्टर बहुत इजी है, मेटल का जो कैरेक्टर है। और आप जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल रहे हैं या विद्युत धनात्मकता बोल रहे हैं या धात्विक जो कैरेक्टर है ये बोले, सब एक ही चीज है। धातु का जो कैरेक्टर हो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी है यानी विद्युत धनात्मकता। आखिर विद्युत धनात्मकता होता क्या है, तो मोटे तौर पे अगर हम समझें तो आप जानते हैं कि धातु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, मुक्त करने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। तो किसी भी धातु में या तत्व में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, तो किसी भी तत्व में, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो है, मतलब आज का फोर्थ टॉपिक, तीन का हम लोग देख लिए थे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गया कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति को, जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो इसमें हम लोग का ट्रेंड है कि अगर हम लोग किसी पीरियड में यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप बताएंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो घटते जाएगा। कैसे घटते जाएगा, बहुत इजी है। जैसे कल हम लोग एग्जाम्पल जो लिए थे उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये तीनों एक ही पीरियड का एलिमेंट है। समझने से मतलब है, इसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट हुआ, बाएं से दाएं पीरियोडिक टेबल में अगर बढ़े तो कौन अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और कौन सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो सोडियम जो है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एल्युमिनियम सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरी कहता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं किसी पीरियोडिक पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है कि तत्वों का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो घटते जाता है। क्यों घटते जाता है, बहुत ईजी है, सुनिए। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। अच्छी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है यानी परमाणु संख्या बढ़ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। कल हम लोग देख लिए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन कक्षाओं की संख्या सीमित है। तीनों में तीन तीन सेल, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, तो कक्षाओं की संख्या सीमित, परंतु जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है वो बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि उसके बायतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से अधिक आकर्षण बल के साथ हर स्टेप में बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से ऐसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित कर रहा है। सोडियम का जो प्रोटॉन है वो उसके इलेक्ट्रॉन को जितने आकर्षण बल से आकर्षित कर रहा है, उससे अधिक आकर्षण बल से मैग्नीशियम का प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, और उससे भी अधिक आकर्षण बल से एल्युमिनियम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। यानी ये आकर्षण बल जितना ही ज्यादा मजबूत होगा, उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि हर बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ रहा है हर स्टेप में। सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, हर स्टेप जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उस तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना कठिन होते जाएगा। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका कम होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग अगर चलें किसी ग्रुप का बात, तो जैसे हम लोग कल एग्जांपल लिए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें भी हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, लेकिन
यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होगा बताएंगे आप। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आए तो तत्वों के विद्युत धनात्मकता पर क्या अंतर पड़ेगा, बढ़ेगा। क्यों, कल बताए थे कि जैसे से टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है। लिथियम में मात्र 2 कक्षा होता है, सोडियम में 3 कक्षा होता है, पोटेशियम में 4 कक्षा होता है। तो केंद्रक के अंदर जो प्रोटॉन है वो और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हर स्टेप में बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। और चूंकि हर स्टेप में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, जैसे जैसे हम लोग आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि कक्षाओं का नंबर बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाएगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा कमजोर होगा इसका मतलब कि प्रोटॉन ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को उतने ही कम ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। और ये आकर्षण बल जितना ही कमजोर होगा उस तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना उतना ही आसान होगा। और इलेक्ट्रॉन के मुक्त करने की टेंडेंसी को ही तो हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। यानी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तत्वों का जो विद्युत धनात्मकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वो बढ़ते जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अगला स्टेप जो हम लोग का नेगेटिविटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है तो बताया तो थोड़ी देर पहले कि किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो हम लोग का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा, जाहिर सा बात है बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, क्योंकि वही अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो बढ़ेगा, लेकिन कक्षाओं की संख्या सीमित रहेगी। परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बढ़ते जाएगा। और ये आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होगा इसका मतलब कि उसके केंद्र के अंदर जो प्रोटॉन है वह ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच रहा है। और ये आकर्षण बल जितना ही अधिक होगा उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को लेने की, ग्रहण करने की कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अब चलते हैं पीरियड की ग्रुप का बात, वर्ग का के बारे में चलते हैं कि अगर किसी ग्रुप में वर्ग में हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। कैसे, तो अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की जो संख्या है वो भी बढ़ते जा रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने की वजह से केंद्र के अंदर जो प्रोटॉन है और बाह्यतम कक्षा जो है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है कमजोर हो जाता है। और इस कमजोर आकर्षण बल की वजह से केंद्रक में जो प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है वो कमजोर होती जाती है। यानी वो ऐसे तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उतना मतलब ग्रहण करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं होती, यानी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। तो मोटा शब्द जो हुआ हमको याद करने का कि अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला चीज, वो हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके थे कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यानी किसी भी एलिमेंट के एटम के एटॉम और सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ट्रेंड पढ़ना है कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप जानेंगे कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाए तो ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक से लगातार बढ़ते हुए आठ तक पहुंच जाती है। ठीक है, परंतु अगर किसी वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आए, टॉप टू बॉटम आए,
तो क्या होता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होता है। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लिथियम का कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 एक कंफिग्रेशन KLMN, ये कंप्लीट हो गया। सोडियम का आप जानते हैं कि 2 8 1 और पोटेशियम का 2 8 8 1। तो देखिए ऑटोमॉस, लिथियम का ऑटोमॉस सेल LY, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का ऑटोमॉस सेल MY, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम का ऑटोमॉस सेल NY, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ग्रुप में अगर किसी वर्ग में आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 से क्रमशः बढ़ती हुई 8 तक चली जाएगी। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम का कितना होता है 2 8 1, ये देखिए इसमें 1 हुआ। इसका 2 8 2, ये देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसमें 1 था। इसमें 2 8 3, देखिए इसमें ऑटोमॉस में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये अगर लेफ्ट टू राइट में 3 ही एलिमेंट है, जितने एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप सबको ले लेंगे तो देखेंगे कि उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 1 से क्रमशः बढ़ती हुई 8 तक जाएगी। 8 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। 1 2 3 इस तरह से और लास्ट में 8 तक चला जाएगा। ठीक है, तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़ती हुई 8 तक पहुंच जाएगी। और किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए भी टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब लोग चलते हैं वैलेंसी में। वैलेंसी का जो डिफिनीशन है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे कि भाई किसी तत्व के परमाणु के द्वारा अस्थायित्व ग्रहण करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वैलेंसी बोलते हैं, यानी संयोजकता करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को मेन पढ़ना है ट्रेंड के बारे में कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाए तो वैलेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर किसी ग्रुप में यानी वर्ग में टॉप टू बॉटम आया जाए तो वैलेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लेते हैं हम लोग वैलेंसी। अगर किसी आप पीरियड में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो वैलेंसी जो है वो क्या है कि 1 से क्रमशः बढ़ती हुई पहले 4 तक जाती है और 4 के बाद वो घटती हुई 0 तक पहुंच जाती है। यानी पहले 1 से 4 तक बढ़ेगा और 4 पर पहुंचने के बाद वो फिर घटना शुरू कर देता है और घटते हुए कहां तक चला जाता है 0। जैसे 1 2 3 4, फिर 3 2 1 और लास्ट में 0। ये कारण है कि लास्ट वाला, जैसे कि मैं आपको ये देखिए पीरियोडिक टेबल इस तरह से सपोज कीजिए ये है डिजाइन, इसका छोटा सा डिजाइन हम लोग देख लेते हैं, रफ डायग्राम इस तरह से मान लीजिए पीरियोडिक टेबल होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो जैसे कि इस तरह से मान लीजिए हम आए तो हर आवर्त में जब आप पहुंचेंगे अलग अलग आवर्त, ये अलग अलग आवर्त है मान लीजिए, तो लास्ट में जो एलिमेंट होता है सबका वैलेंसी 0 होता है। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। यही कारण है कि ये जो ग्रुप बन गया 18वां ग्रुप, इसको हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते हैं, पहले दिन पढ़ाए थे कि भाई क्या है कि 18वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबका जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसलिए इसको हम लोग 0 वर्ग यानी 0 ग्रुप जो ग्रुप है उसके नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसका वजह यही है कि जब हम लोग किसी पीरियड में चलेंगे, मान लीजिए कोई भी पीरियड है 3 2 जो भी है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये बढ़ते हुए कहां से जाएगा, जैसे कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 तक बढ़ेगा और फिर इसके बाद घटना शुरू करेगा, 3 हुआ, फिर 2 हुआ, 1 हुआ और लास्ट में ये 0। इस तरह से ये बढ़ता है। तो वैलेंसी क्या होगा कि हम लोग जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ता है और तत्पश्चात आफ्टर दैट घटते हुए क्रमशः किस पे ग्रेजुअली घटते हुए कहां तक पहुंच जाता है 0 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ग में आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं सबका वैलेंसी समान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैलेंसी किस पर डिपेंड करता है, वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। आपने फार्मूला पढ़ा था। और क्योंकि एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे जाहिर सा बात है उसका वैलेंसी भी समान होगा। ठीक है, तो
वैलेंसी के बारे में क्या देखे कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो ये पहले 1 से 4 तक बढ़ेगा और फिर क्रमशः घटते हुए 0 पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो उसमें वैलेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एक वर्ग में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सब में सबका जो वैलेंसी होगा वो समान होता है। तो इस तरह से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो देख लिए, इसमें जितना भी चीज था हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें त्रुटि जो है तीन त्रुटि जो है जिसको हम लोग जिसका खामी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो दिया गया है। लिमिटेशन इंग्लिश में क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला जाता है कि हाइड्रोजन का प्लेस निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसको पहले ग्रुप में रखा गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि पहला ग्रुप, आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में सेपरेशन है, यानी मेटल अलग और नॉन मेटल अलग। लेफ्ट में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस हाइड्रोजन को पहले ग्रुप के एलिमेंट के साथ रखा गया। और पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, यानी पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्षारीय धातु के नाम से जाना चाहिए। उसमें जितने भी हैं सबके सब धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सीजियम, ये सब रुबिडियम, ये जितने हैं वो सब के सब धातु हैं, लेकिन उन धातु के साथ हाइड्रोजन को रख दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका एक त्रुटि हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, आप उसको मेटल के साथ क्यों रखा। दूसरा कि इसमें हीलियम जो है वो भी आपका उसका पोजीशन भी फिक्स नहीं है। आप बोलेंगे क्यों, हीलियम तो भाई नोबल एलिमेंट है, तो 18वां ग्रुप जो है नोबल एलिमेंट का, तो उसके साथ रखा गया है। बात अच्छी है, सही बात है, लेकिन फिर भी त्रुटि माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को रखने का जवाब ये देता है कि सिंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाया गया है। इसका मतलब होता है कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, और चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है इसलिए 1 से शुरू किया गया है और उसको पहले वर्ग का जो तत्व है उसके साथ रखा गया है। दूसरा कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नेचर धातुओं से मिलता जुलता है। कैसे? तो आप जानते हैं कि जितने भी धातु होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी विद्युत धनात्मक होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, मुक्त करने की टेंडेंसी होती है। और जितने भी धातु हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, वो सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए थी, वो भी विद्युत ऋणात्मक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो धातु की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये एक अपवाद माना जाता है कि कौन सा नॉन मेटल, कौन सा धातु ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की टेंडेंसी होती है, तो वो है हाइड्रोजन। बाकी इसको छोड़कर जितने भी नॉन मेटल हैं सब में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है। मात्र हाइड्रोजन ही ऐसा नॉन मेटल है जिसमें बाकी धातु की तरह इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की टेंडेंसी होती है। तो चूंकि और भी बहुत सारा रीजन है कि जिस तरह से पहला वर्ग का जो धातु है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हैलोजन के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं, जैसे लिथियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये सब जो नेचर है हाइड्रोजन का वो धातुओं से मिलता जुलता है, पहले धातु के एलिमेंट के साथ मिलता जुलता है, इसलिए इसको पहले वर्ग के धातुओं के साथ रखा गया है। प्लस उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो एक से ही शुरू करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको आपने पहले ग्रुप के एलिमेंट के साथ रखा है, तो हीलियम का भी तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसको भी दूसरे ग्रुप के धातुओं के साथ रखिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, उसको 18वें ग्रुप में डाल दिया गया है। तो इस तरह से माना जाता है कि हाइड्रोजन जो है उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, हीलियम का ही पोजीशन फिक्स नहीं है। और तीसरा त्रुटि क्या है इसमें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि लेंथेनाइड यानी मेन बॉडी के नीचे में 2 ठो रो होता है, एक को हम लोग लेंथेनाइड और दूसरे को एक्टिनाइड बोलते हैं, ये पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मैंने बताया था कि लेंथेनाइड जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कहां से कहां तक, तो 57 से लेकर 71 यानी 57 से लेकर 71 तक का जो परमाणु संख्या वाले जो जितने भी तत्व हैं सबको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। और उन सबका पोजीशन कहां होता है, 6th पीरियड और 3rd ग्रुप यहाँ पर होता है, ठीक है। और जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं उसका पोजीशन कहाँ है, 7th पीरियड और 3rd ग्रुप यहाँ पर होता है। यानी ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं एक्चुअली सबका पोजीशन कहाँ पे है, 6th पीरियड 3rd ग्रुप। और एक्टिनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं
सबका पोजीशन कहाँ है, 7th पीरियड 3rd ग्रुप, लेकिन उनको उनके एक्चुअल पोजीशन पे ना रखिए, पीरियोडिक टेबल के नीचे में जो मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल का उसके नीचे में रखा गया है, तो ये भी इसका त्रुटि माना जाता है। तो इस तरह से मेन 3 त्रुटि हो गए, मतलब सॉरी लिमिटेशंस हो गए। एक, हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं है, हीलियम का प्लेस फिक्स नहीं है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है उनको उनके पोजीशन पे नहीं रखा गया है। तो इस तरह से आपका ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो आज समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। मोदिले साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो समाप्त हो गया हम लोगों का। मेंडलीफ, ये देखिए मेंडलीफ बीटिक से पीरियोडिक टेबल। देखिए मेंडलीफ साहब का जो पीरियोडिक टेबल है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर किसी के पीरियोडिक टेबल को मान्यता मिला तो वह है मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नहीं बनता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं बनता। अगर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल नहीं बना होता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं बनता, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है, विस्तृत रूप है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप थे। तो मेंडलीफ साहब के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और इंक्लूडिंग 0 ग्रुप 9 थे और एक्सक्लूडिंग 0 8 ग्रुप थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियड तो जितना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उतना ही इसमें भी था 7, लेकिन ग्रुप का नंबर कितना होता है। तो अगर आप 0 को काउंट करेंगे तो 9 ग्रुप थे, और अगर आप 0 को काउंट नहीं करेंगे तो 8 ग्रुप थे। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से था। दिखा दे रहा हूं मैं, ये इस तरह से सपोज कीजिए ये था। ग्रुप लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब इसमें एक और करना होगा, नहीं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अरेंजमेंट था। तो अगर आप, क्योंकि काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, इसलिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं 0 को, क्योंकि काउंटिंग नंबर तो है नहीं, तो 8 ही ग्रुप बोलेंगे, लेकिन अगर इसको आप इंक्लूड करते हैं 0 को तो 9 ग्रुप थे। अब देखिए इसमें 1 से लेके 7 तक का जो ग्रुप था, पीरियड नहीं बनाया क्योंकि पीरियड तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में दोनों में बराबर था, 7 इसमें भी और 7 इसमें भी, इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसमें ग्रुप में ही अंतर होता है। तो 1 से लेके 7 तक का जो ग्रुप था उसमें 2 पार्ट थे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और 8वां जो पार्ट था, ग्रुप था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी आपको देख सकते हैं। जो 8वां वर्ग होता है उसमें देखिए 3 पार्ट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है अभी भी, ऐसे जिस तरह से इसमें डिजाइनिंग किया गया है। ये देखिए 8वां जो ग्रुप था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। उन सबको हम लोग, यानी सब पार्ट था, 8 का ही सब पार्ट था वो। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक का जो ग्रुप था उसमें 2 पार्ट डिवीजन, ए बी करके, और 8वां में 3 पार्ट, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। अब क्या है कि बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो इन सबको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, यानी सबके बीच में लाइन दी, जो 1 से लेके 7 में जो 2 पार्ट थे सबको अलग अलग कर दिया गया। देखेंगे, और 8वां में जो 3 सब पार्ट था उसको भी अलग कर दिया गया। और अब टोटल को आप काउंट कीजिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और देखिए 18 हो गया। तो इस तरह से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को ही जब एक्सपेंड किया गया तो बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसे, 8 से 18 हुआ है देख लिया,
मेनली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? मात्र 8, 0 लगा के 9, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं। तो किस तरह से इसको एक्सपेंड किया गया? इस तरह से किया गया था। तो इस तरह से आप डिफरेंस क्या होता है मेनली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो देख गए, दोनों में साथ साथ पीरियड, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का संख्या 18 और मेनली में 0 लगा के 9 और 0 हटा के 8। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। दूसरा क्या था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर यानी परमाणु से बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि पहले एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। अगर एटॉमिक नंबर के बारे में पहले से ही नॉलेज होता तो हो सकता है कि मेंडलीव साहब ही पीरियोडिक टेबल बना देते। जो पीरियोडिक टेबल हम लोग आज पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया था, वो हो सकता है कि मेंडलीव साहब ही इसको तैयार कर देते। ठीक है, क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत सारी जो त्रुटियां हैं वो आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और जब एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी हो गया उस समय जब हेनरी मोजले साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए, तो मेंडलीव साहब के समय में जो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सब, उसमें से अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप समाप्त हो गए, ठीक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी क्या डिफरेंस है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के बीच में सेपरेशन होता है, यानी लेफ्ट में मेटल और राइट में नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन मेनली पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब मिक्स थे, मेटल और नॉन मेटल सारे मिक्स थे। उसका कोई फिक्स ये नहीं था कि भाई लेफ्ट में मेटल होगा या राइट में मेटल होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो जिस एलिमेंट को जहां पोजिशन मिला वो अरेंज हो गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह मेनली पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। और भी क्या प्रॉब्लम था कि भाई मेनली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया जाता है। और आप जानते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरह के एटम्स हो सकते हैं जिसके कि अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, और उसको हम लोग आइसोटोप के नाम से जानते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन मैंने बताया था कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग 1, 2, 3। तो सिंस मेंडलीव साहब के समय में एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी तो हुआ नहीं था, एटॉमिक मास का डिस्कवरी हुआ था। तो उस समय क्या है कि हाइड्रोजन जो अगर माना जाता है, हाइड्रोजन को मान लीजिए हमको फिल करना है, तो हाइड्रोजन का तो 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन ही 3 बॉक्स ले लेगा, क्योंकि अगर आप अरेंज करेंगे तो पहला भी हाइड्रोजन क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 होता है, और दूसरा बॉक्स भी हाइड्रोजन का एक के नाम पे आएगा क्योंकि उसका भी एटॉमिक मास 2 होता है, और तीसरा बॉक्स भी हाइड्रोजन के ही नाम आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक मास 3 होता है, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया है। तो पहला एटॉमिक मास जिसका होगा वो हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटियम। दूसरा एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का आएगा वो भी हाइड्रोजन क्योंकि ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है। तीसरा एलिमेंट का जो बॉक्स आएगा उसमें भी हाइड्रोजन ही भरा जाता है, लेकिन मेंडलीव साहब ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, वो सारे हाइड्रोजन के लिए मात्र एक ही स्थान दिए थे, तो ये त्रुटि था। और भी कुछ त्रुटि इसमें था कि भाई जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको पहले और जिसका एटॉमिक मास अधिक है उसको बाद में रखा जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा हर जगह नहीं किया था, कहीं कहीं ये जस्ट अपोजिट किए थे। जैसे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास अधिक होता है तो उसको पहले रख दिए थे, और निकल का एटॉमिक मास कम होता है कोबाल्ट से तो उसको बाद में रख दिए थे, जो कि सही जो उनका थ्योरी था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब हुआ कम एटॉमिक मास वाले को पहले और अधिक एटॉमिक मास वाले को बाद में। तो इस हिसाब से कोबाल्ट को बाद में रहना चाहिए था, निकल को पहले रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो ये सब जो है त्रुटि वो मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में था। तो इस तरह से इससे ज्यादा हम लोग को मेंडलीव के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें 2-3 और साइंटिस्ट के बारे में रह गया है, जिसको हम लोग चलते हैं अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है, आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।